हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपने अपना कल का चैप्टर जो हमने पढ़ाया था, चैप्टर 4 प्लानिंग, उसे रिवाइज कर लिया होगा और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा। कुछ बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आई थी, सबसे पहले मैं आज उनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारा यूट्यूब चैनल यश की शिक्षा। तो कुछ बच्चों का क्वेश्चंस थे क्या कि उनको ना वीडियोस विजिबल नहीं हो रही है। तो वीडियोस विजिबल ना होने का सबसे मेन रीज़न है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, सबसे पहले उसको जाकर सब्सक्राइब करें और आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को क्या कर दे, ऑन कर दे। अगर आपका बेल आइकन ऑफ होगा तो हमारी वीडियोस आपको डेली बेसिस पे विजिबल नहीं होंगी। ठीक है, कुछ वीडियोस आपको दिख जाएंगी, वो भी हमारा चैनल का नाम सर्च करने पर, लेकिन सारी वीडियोस आपको नहीं दिख पाएंगी। तो सबसे पहले जाइए फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जो जो भी डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वो आपको विजिबल हो सके। ठीक है, और आप उसको वर्क कर सकें। तो और एक और क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा था क्या कि हमारी वीडियोस हम और सब्जेक्ट्स लाएंगे या फिर नहीं लाएंगे। तो जी हाँ, हम एक जल्दी ही और सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी लाएंगे। तो आप वेट करते रहिए। ठीक है, अपना वर्क को करते रहिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसे रिवाइज करते रहिए और टेंशन मत लीजिए। हम सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। हमारे पास टाइम कम है, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो अब हम अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 4 किया था प्लानिंग। प्लानिंग में हमने क्या पढ़ा था कि प्लानिंग हमारा क्या है, सबसे फर्स्ट फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन। तो उसके बाद अब आज पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हमारे को, सबसे पहले मैन एंड मटेरियल। ठीक है, अब हमने प्लानिंग तो कर ली, अब क्या चाहिए हमारे को, वर्क फोर्स। ठीक है, और क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। तो ये हो गया। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है मैन एंड मटेरियल को क्या करना, एक अच्छे तरीके से अरेंज करना, उनको ग्रुप करना। अब जो हमारा सेकंड आता है स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग, सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हमने क्या किया बिजनेस के अंदर, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको बिजनेस से आइडेंटिफाई करवाया। ठीक है, उनको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, उनके इंटरेस्ट को जाना। ठीक है, उनको एनालिसिस करा, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा, उनके डिवीज़न ऑफ वर्क, उनके वर्क को उसी पे आधार पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कि जैसे सपोज उनको मार्केटिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो उनको मार्केटिंग फील्ड में हमने वर्क दे दिया। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग में क्या, कि वर्क को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, और जितना भी वर्क है उसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ताकि हर एक एम्प्लॉय अच्छे से काम कर सके और हर एक फील्ड में क्या हो, ग्रोथ हो। और इसी की वजह से क्या होगा, स्पेशलाइजेशन। क्या होगा, स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हमारा सेकंड स्टेप आता है उसमें क्या होता है, जितनी भी सारी सिमिलर एक्टिविटीज़ है, जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी हमारी सिमिलर एक्टिविटीज़ है उनको एक यूनिट में कन्वर्ट कर देना, जिसको बोलते हैं हम डिपार्टमेंट। इसी ग्रुपिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब जितनी भी सारी सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उनको एक ग्रुप में कर देना, एक यूनिट बना देना, जिसका नाम है डिपार्टमेंट्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू जॉब पोजीशन। अब जितनी भी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी हमारे वर्क हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के अंदर एम्प्लॉयज़ को क्या करना, उनकी ड्यूटीज़ को असाइन करना। ठीक है, उनकी ड्यूटीज़ को असाइन करना। तो इसी को क्या बोला जाता है, एम्प्लॉयज़ आर असाइन ड्यूटी बाय गिविंग अ डॉक्यूमेंट। उनको एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है कि आपका इस फील्ड में ये काम रहेगा। उसी को क्या बोला जाता है, जॉब सिक्योरिटी। क्या बोला जाता है, जॉब सिक्योरिटी। उनकी स्किल्स के हिसाब से, उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको ये जॉब दे दी जाती है। उसके बाद फोर्थ आता है हमारा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब जो जिस फील्ड में हमने उनको वर्क दिया है उनसे क्या करना, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, उनसे पूछना कि कैसा काम चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, उनको सुपरवाइज करना। ईच इंडिविजुअल शुड नो फ्रॉम वेयर हैज़ टू टेक ऑर्डर्स एंड whom ही शी इज़ अकाउंटेबल। उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सा काम मुझे करना है और किसको जाकर मुझे क्या करना है, अपनी सारी रिपोर्ट देनी है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये थे हमारे 4 स्टेप्स, किसके, ऑर्गेनाइजिंग के। अब थर्ड टॉपिक पे चलते हैं हम, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो जो फर्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अभी जैसे हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग में
हमारे को क्या करना होता है, अपने वर्क को सारी अच्छे तरीके से क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। जितनी भी सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उनको ग्रुपिंग करना पड़ता है। इससे क्या होता है, जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने वर्क को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और उससे क्या होगी, हर एक फील्ड में क्या होगी, स्पेशलाइजेशन, क्या होगी, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस रिड्यूस द वर्कलोड एज वेल एज एनहेंस प्रोडक्टिविटी। क्या होगा कि हमारा जो एम्प्लॉय का वर्कलोड होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि मुझे इस फील्ड में इतना काम करना है, और क्या होगी, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। जब वो उसी फील्ड में लगातार काम करता रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगला आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब जिस फील्ड में वो काम कर रहा होगा उसमें क्या हो जाएगी, उसको एक क्लैरिटी, ठीक है, मुझे इतना काम करना है और इस हिसाब से करना है। तो इससे एम्प्लॉय को क्या मिल जाती है, क्लैरिटी, और उनके रिलेशनशिप भी अदर एम्प्लॉयज़ के साथ क्या हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। अगला आता है हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, सबको अपने काम के बारे में नॉलेज होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी होगी और कन्फ्यूज़न नहीं होगी किसी को भी, और सारा अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि अब जैसे हमने क्या किया, एम्प्लॉयज़ को उनकी एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग कर दी, एक यूनिट बना दी, इसका नाम क्या है, डिपार्टमेंट्स। तो इससे क्या होगा, हर एक फील्ड में एम्प्लॉयज़ अपना काम अच्छे से करता रहेगा, और उस वर्क को करते करते थोड़े दिनों बाद क्या हो जाएगा, वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएगा। एक्सपर्ट होने से क्या होगा कि जो सोर्सेज का वेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो रिसोर्सेज को कम वेस्ट करेगा, और क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं उनका क्या होगा, अच्छी तरीके से यूटिलाइज होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। क्या, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब हर फील्ड में अच्छे से एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और क्या होगा, हमारा एक्सपेंशन। अब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर हम उसमें क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को हर एक फील्ड में उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, और जॉब पोजीशंस हमारे बिजनेसेस में ऐड हो पाएंगी, और उसकी ग्रोथ हो पाएगी, और हमारे प्रोडक्ट्स भी क्या होंगे, और बढ़ पाएंगे और इंक्रीज हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडेप्टेशन टू चेंज। अब क्या होगा, अब सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और फील्ड क्या है उसकी, मार्केटिंग। अब मार्केटिंग फील्ड में जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, तो वो कभी कभार क्या होगा, ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें एक एम्प्लॉय क्या होना पड़ा, उसको एब्सेंट होना पड़ा, छुट्टी लेनी पड़ी, तो दूसरा एम्प्लॉय उसके वर्क को अच्छी तरीके से क्या होगा, मैनेज कर पाएगा, ठीक है। कोई भी चेंजेस आते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। अब इससे क्या होगा, इफेक्टिव डेलीगेशन से क्या होगा, डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन का मतलब होता है अपनी अथॉरिटी अपने से नीचे वालों को दे देना, अपनी अथॉरिटी अपने नीचे वालों को पास कर देना। सपोज मैं हूँ, मैंने आपको कुछ अथॉरिटी दे दी, ठीक है, कि आप जाओ मेरा काम करो, तो इसी का मतलब क्या है, मैंने आपको अथॉरिटी अपनी क्या कर दी, डेलीगेट कर दी, ठीक है, पास कर दी। तो जितनी ज़्यादा हम अथॉरिटी क्या करेंगे, डेलीगेट करेंगे अच्छे तरीके से सही बंदे को, ठीक है, उससे क्या होगा, मैनेजर का वर्कलोड क्या होगा, कम होगा, और वो अपनी रूटीन जॉब को और अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। और जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी क्या होंगे, मोटिवेट होंगे कि उनको अपनी पावर दी जा रही है, ठीक है, अपनी पावर यूज़ करने का मौका मिल रहा है। अगला आता है हमारा फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर मैनेजर और एम्प्लॉयज़ अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं, और क्या बन जाता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसके अंदर सारे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका वर्क और उनकी फील्ड के बीच में क्या बन जाता है, रिलेशनशिप बन जाता है। इसी की मदद से उनके बीच में क्या होगा, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, वो आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, और उनका कंट्रोल भी अच्छे से होगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क जिसके अंदर हमारे एम्प्लॉयज़ और मैनेजर अच्छे से काम करते हैं। अगला आता है एक टर्म, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक इसी तरीके से है, सपोज कि हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और उन पे क्या है, एक टीचर है। एक टीचर कितने बच्चों को संभाल रहा है, 50 स्टूडेंट्स। इसी तरीके से बिजनेस में
एक मैनेजर के नीचे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उसी को क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर सकता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब पढ़ते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्या है, इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब जितने भी हमारे सिमिलर फंक्शंस होते हैं उन सबको क्या कर देते हैं, हम कंबाइन कर देते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। सपोज हमारा एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो जितने भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं हमने सबको उनको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, एक यूनिट बना दी जिसका नाम क्या रखा हमने, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा सूटेबिलिटी। अब ये सूटेबल किस चीज़ के लिए होता है, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये वाला मेथड सुटेबल होता है, फॉर मीडियम साइज्ड फर्म हैविंग अ सिंगल लाइन प्रोडक्ट और स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट रिलेटेड। अब ये किसके लिए सुटेबल होता है, जो क्या होती हैं, स्मॉल फर्म्स होती हैं, मीडियम फर्म्स होती हैं, जिनके अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होते। ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि हमने अभी बात की जितने सिमिलर फंक्शंस होते हैं, सपोज हमारा मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सबको हम कंबाइन कर देते हैं, तो क्या बन गया वो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। लेकिन उसमें क्या होने चाहिए, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, सिंगल लाइन प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड, रिक्वायर्स हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाई डिग्रीज ऑफ स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला मेथड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर को अप्लाई किया जाता है। एडवांटेजेस, अब फंक्शनल स्ट्रक्चर की हम कुछ एडवांटेजेस पढ़ते हैं। इट लीड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन सिंस एम्फोसिस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज़ करने से हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या आती है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अब सारे फंक्शन जो सिमिलर होते हैं वो एक ही फील्ड में आ गए, एक ही डिपार्टमेंट बना दिया, तो सारे एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, एक अपनी फील्ड में फोकस कर पाएंगे। इससे क्या आती है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट, इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इससे क्या होगा, हमारी जो मैनेजरियल और ऑपरेशनल मतलब जो मैनेजर की काम करने की एफिशिएंसी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एम्प्लॉयज़ की जो काम करने की एफिशिएंसी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमाइजेस कॉस्ट एज इट रिड्यूसेस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। अब क्या होगा, जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ हैं अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे, तो इससे क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ सेम वर्क को बार बार कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारी मनी वेस्ट हो रही है। ठीक है, उससे प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है। तो इसकी मदद से क्या होगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर की मदद से हमारी कॉस्ट भी कम आएगी और हमारा काम भी अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, एंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट प्रॉपर अटेंशन। अब इससे क्या होता है कि जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, सपोज हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, तो प्रोडक्शन फंक्शन में जितने एम्प्लॉयज़ होंगे वो अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे काम अच्छे से कर पाएंगे। वरना क्या होगा, अगर हमारे ये डिपार्टमेंट्स नहीं बने होंगे तो कोई एम्प्लॉयज़ किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा और कोई एम्प्लॉयज़ किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, तो उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगी, प्रॉपर अटेंशन से काम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब क्या होगा, जितने भी फंक्शनल स्ट्रक्चर हैं उसमें सारे एम्प्लॉयज़ आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपस में अच्छे से बिहेव करेंगे और अपने काम को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ईजियर। अब क्या होगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर में जितने भी सिमिलर फंक्शंस वाले एम्प्लॉयज़ होंगे उनको हम वर्क करवाएंगे, तो वो एक दूसरे एम्प्लॉयज़ से क्या कर पाएंगे, अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ले पाएंगे और वो जल्दी से अपनी ट्रेनिंग को क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे और अपनी स्किल्स पर फोकस कर पाएंगे। जब वो एक काम को बार बार करेंगे तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब आती है इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस। इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट। अब क्या होता है, कभी कभार जब सिमिलर फंक्शंस की हम क्या बना देते हैं, डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, तो कभी कभार एक दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, कि मैं उससे अच्छा काम करूँगा, मैं उससे अच्छा काम करूँगा। इस वजह से क्या होता है
जब दो और दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में आपस में क्या हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फंक्शनल इंस्पायर्स और मोर एम्फोसिस ऑन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स देन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब जो फंक्शनल हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा क्या सोचते हैं लोग, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब सपोज एक मार्केटिंग स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें तो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें अच्छे से लोग काम नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो पाता। एक डिपार्टमेंट तो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट मे लेड टू प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट। अब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट और मैनेजीरियल डेवलपमेंट इज़ डिफ़िकल्ट। अब क्या होता है, मैनेजमेंट और जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हर एक फंक्शनल मैनेजर होता है उसको किसको रिपोर्ट करनी होती है, टॉप मैनेजमेंट को। तो वो सोचता है कि मुझे टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट देनी है, वो भी टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट देगा, तो इस तरीके से आपस में उनके बीच में इस तरीके से भी कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, जिसकी मदद से उनकी क्या होती है, डेवलपमेंट नहीं हो पाती। नेक्स्ट पॉइंट, इट मे लेड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विथ सेम स्किल मे डेवलप नैरो पर्सपेक्टिव। अब क्या होता है, इससे इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जितने हमारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, उसी को लोग एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, वो क्या होते हैं, उससे बोर हो जाते हैं और कुछ चेंजेस चाहते हैं, लेकिन उस फील्ड में वो क्या हो गए होते हैं, एक्सपर्ट हो गए होते हैं, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन उनको चेंज नहीं करना चाहती। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। अब सबसे बड़ी बात, जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर था और डिविजनल स्ट्रक्चर, जितने भी सारे सिमिलर फंक्शंस होते हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है, उनको एक यूनिट बना दी जाती है, जिसको बोलते हैं हम डिपार्टमेंटलाइजेशन। और अब हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की। डिविजनल स्ट्रक्चर में जितने भी सारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनको आपस में क्या कर दिया जाता है, प्रोडक्ट लाइन बना दी जाती है, जिसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, ठीक है, फुटवेयर डिपार्टमेंट अलग, अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता, उसमें सिमिलर फंक्शंस वालों को कंबाइन कर दिया जाता है, इसमें सिमिलर प्रोडक्ट्स वालों को कंबाइन कर दिया जाता है। जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सारे सिमिलर फंक्शंस ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं अपने डिविजनल स्ट्रक्चर की। मैंने जैसे आपको बताया क्या, कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम डिविजनल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं। तो जैसे कॉस्मेटिक्स का अलग, गारमेंट्स का अलग, फुटवियर का अलग, स्किन केयर का अलग। सुटेबिलिटी, अब सुटेबल की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है, जितनी भी सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जिनके पास अलग अलग वेराइटी के प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए क्या होती है, सुटेबल होता है। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोस एंड नीड टू ऐड मोर एम्प्लॉयज़, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को क्या करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ऐड करना चाहती है, नए नए डिपार्टमेंट्स बनाने चाहती है, नए नए प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करना चाहती है, तो उस वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये वाला मेथड सूटेबल है। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं। प्रोडक्ट्स स्पेशलाइजेशन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल इन अ डिविजनल हेड एंड दिस प्रिपेयर्स हिम फॉर हायर पोजीशन। अब क्या होता है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन से क्या होता है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे हमने सपोज किया स्किन केयर, स्किन केयर के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो किसके अंदर, स्किन केयर के अंदर, तो इससे क्या होगा, उस स्किन केयर प्रोडक्ट में क्या आ जाएगी, स्पेशलाइजेशन, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, और उससे प्रोडक्ट खरीदेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एज डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट एंड कॉस्ट। अब इससे क्या होगा, हमारी जो प्रॉफिटेबल जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है, उनको जवाबदेही होंगे, उनको रिपोर्ट करेंगे अपने जितने भी उनके प्रॉफिट हुए, जितनी भी उनकी कॉस्ट लगी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब क्या होगा, इससे हमारी ग्रोथ होगी, नए नए डिविजन्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड होंगे, ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। एक प्रोडक्ट लाइन में जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो वर्क कर रहे हैं तो वो हर एक डिवीज़न में क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, जिससे क्या होगी, फास्टर डिसीजन मेकिंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजरियल डेवलपमेंट इज ईजी एज डिविजनल हेड्स गेन एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शंस। अब सपोज एक प्रोडक्ट लाइन है तो उसके अंदर सारे फंक्शंस, स्किन केयर ले लो, स्किन केयर के अंदर सारे फंक्शंस एम्प्लॉयज़ परफॉर्म करना जानता है, तो इससे क्या होगी, मैनेजरियल डेवलपमेंट, हर एक डिवीज़न में वो अच्छे से काम कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज ईजी। अब जितने भी हमारी यूनिट्स हैं, जितने भी हमारी डिवीजन्स हैं, वो क्या होंगी, सेम होगी। उसमें एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, वर्क कर रहे होंगे और आपस में क्या होंगे, इंटर रिलेटेड, आपस में उनका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो उनकी कोऑर्डिनेशन भी क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, अब कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि जो हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला, कन्फ्लिक्ट में अराइजेस अमंग डिविजन्स विद रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड्स। अब क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, जो हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर कभी कभार क्या होता है, एलोकेशन ऑफ फंड्स पे लेकर कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, कि मैंने उस डिपार्टमेंट में फंड्स नहीं दिए, उस डिवीज़न में मैंने फंड्स नहीं एलोकेट करे, तो उसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग डिविजन्स में क्या आ जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंटरेस्ट मे बी इग्नोर्ड बाय डिफरेंट डिविजनल हेड्स। अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट होते हैं, कभी कभार क्या होता है, इन डिविजनल हेड्स के बीच में क्या हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, वो कहता है कि मैं उससे अच्छा काम करूँगा, तो इसमें भी सेम है। अब एक प्रोडक्ट लाइन अपना अच्छे से काम कर रही है, लेकिन जो दूसरी प्रोडक्ट लाइन है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रही, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो उनके इंटरेस्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, वो अचीव नहीं हो पाते। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कॉस्टली एज डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ अक्रॉस प्रोडक्ट्स। अब ये क्या होता है, जितनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट लाइन होंगी, जितने ज़्यादा डिविजनल होंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा हमारे को क्या लगेगी, कॉस्ट। ठीक है, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज के किसके, डिविजनल स्ट्रक्चर के। अब हम बात करते हैं, अब डेलीगेशन में होता क्या है, डेलीगेशन रेफर्स टू ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी। अब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, हम अपनी अथॉरिटी को क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, पास कर देते हैं। जैसे अब एक स्टूडेंट है, टीचर ने स्टूडेंट को कोई वर्क दिया कि आप मेरा ये काम कर देना, तो टीचर ने क्या किया, अपनी अथॉरिटी को भी उसके साथ क्या किया, ट्रांसफ़र किया उस स्टूडेंट को, तो इसी को क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। क्या करते हैं, डेलीगेशन। अब कुछ इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन द अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी कमेंसुरेट विद द असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि मेरा ये काम कर देना, लेकिन हमने उसको क्या नहीं दी, अथॉरिटी नहीं दी। तो अथॉरिटी किसके बराबर होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उतनी हमारे को क्या भी देनी चाहिए उसको, अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट डज नॉट मीन्स एब्डिकेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, लेकिन अब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, हमने उसको डेलीगेट की है, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खाली डेलीगेट किया है। ठीक है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्टूडेंट को नहीं दी। नेक्स्ट पॉइंट, द अथॉरिटेटेड ग्रांटेड टू अ सबॉर्डिनेट कैन बी टेकन एंड रीडेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। अब जो अथॉरिटी हमने दी है उस सबॉर्डिनेट को, उस स्टूडेंट को, वो उससे वापस लेनी है। ठीक है, और उसको दूसरे पर्सन को रीडेलीगेट करना है। ठीक है, अब जैसे हमने एक टीचर ने स्टूडेंट को काम दिया, अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो उस स्टूडेंट ने क्या किया, दूसरे स्टूडेंट को वर्क करने के लिए दे दिया, तो उसने क्या करा, अपनी अथॉरिटी को, जो उसको अथॉरिटी मिली थी, उसने क्या कर दिया, उसको रीडेलीगेट, दूसरे पर्सन को दोबारा से डेलीगेट कर दी, तो इसी को बोलते हैं क्या, रीडेलीगेट। अगला आता है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। अब इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है अथॉरिटी। अब अथॉरिटी का मतलब क्या है, एक इंडिविजुअल के पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी पावर है कि वो जिसकी मदद से अपने डिसीजंस को अच्छे से ले पाता है। फर्स्ट पॉइंट आता है, इट अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। अब जितनी भी फॉर्मल पोजीशन होती है उसी में क्या होती है, हमारी अथॉरिटी। ठीक है, इट फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। अब जो अथॉरिटी होती है वो किन के पास होती है, हमारे मैनेजर्स के पास, तो मैनेजर से कहाँ तक जाती है, नीचे हमारे एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो हमारा स्टाफ होता है वहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट कैन बी डेलीगेटेड। जो अथॉरिटी होती है इसको डेलीगेट हम कर सकते हैं। सेकंड आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब
एक एम्प्लॉयज जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन, क्या है, ऑब्लिगेशन, कि वो उस काम को पूरा करे, तो इसी को क्या बोलते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, इट अराइजेज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। अब जो हमने अथॉरिटी अपनी डेलीगेट की है ये वहीं से चालू होती है, जिस पर्सन ने हमारे को अथॉरिटी दी है अब वहीं से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। अब ये क्या होता है, नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है, डाउनवर्ड से अपवर्ड जाती है, नीचे स्टाफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, मैनेजर तक जाती है। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड। जो हमारे को अथॉरिटी दी गई है, डेलीगेट की गई है, हम उसको पूरी तरीके से आगे सामने दूसरे पर्सन को डेलीगेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही। अब हमारे को जो अथॉरिटी दी गई है उसके लिए हमारे को क्या होना पड़ता है, अकाउंटेबल होना पड़ता है, ठीक है, आंसरेबिलिटी हमारी बनती है। जो काम हमारे को दिया गया है अब हमारे को सामने वाले को रिपोर्ट करना होता है। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है, इट अराइजेज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू होती है वहीं से अकाउंटेबिलिटी भी हमारी स्टार्ट होती है। मैंने किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को वो रिपोर्ट करे कि वो काम अच्छे से हुआ या फिर नहीं हुआ। इट फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। अब क्या होता है, ये भी नीचे से ऊपर वर्क करता है, ठीक है, नीचे जो जितने भी स्टाफ होते हैं वो क्या करते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, किसके लिए, अपने सुपीरियर को। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। अब ये भी पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं होती। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस आती है। सबसे पहला आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या आता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब जितनी भी हमारी रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर मैनेजर उसको अपनी अथॉरिटीज़ को क्या करेगा, डेलीगेट करेगा, तो वो जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, जितने भी अदर इंपॉर्टेंट मैटर हैं, उन पे अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब मैनेजर ने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करके जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो क्या होंगे, उससे मोटिवेट होंगे कि हमारे को भी कुछ अथॉरिटी मिली है, ठीक है, वो उसका यूज़ करेंगे और क्या होंगे, वो मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। सेम, अब एम्प्लॉय को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ठीक है, जब उसको पावर मिलेगी तो वो इनोवेटिव उसके आइडियाज़ आएंगे, ठीक है, वो अपना टैलेंट को यूटिलाइज कर पाएगा, शो कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अब इससे क्या होगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मोटिवेट हो रहे हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, और जो मैनेजर है वो अपने अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स पे वर्क कर पा रहा है। नेक्स्ट आता है बेटर कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होगा, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करने से जो मैनेजर होगा और एम्प्लॉय उसके बीच में अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी। क्या होगी, अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी, एक क्लैरिटी होगी कि हमारे को किसको रिपोर्ट करना है और किसने हमारे को अथॉरिटी दी है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। अब क्या होगा, एक हायरार्की डिसाइड हो जाएगी कि किससे हमारे को अथॉरिटी मिली है और किसको हमारे को रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन। इसको जानने से पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा डेलीगेशन होता है और डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। जो हमारा डेलीगेशन होता है उसमें क्या करते हैं, हम अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसमें हम अथॉरिटी को अपनी क्या करते हैं, डिफरेंट पर्सन्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, हम अपनी अथॉरिटीज़ को डिफरेंट पर्सन्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डेलीगेशन में हम अपनी अथॉरिटी को अपने वर्कलोड कम करने के लिए डेलीगेट करते हैं, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है हम उसके अंदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट के लिए और अपने साथ ही साथ वर्कलोड को कम करने के लिए भी क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। डेलीगेशन में 2 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहला, इससे पहले एक बात और जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है, डेलीगेशन, उसके बाद ही क्या होती है हमारी डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन मैंने आपको बता दिया, क्या अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में अपनी अथॉरिटी को क्या कर देना, डिवाइड कर देना, किसके बाद, डेलीगेशन के बाद। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। जितने भी टॉप मैनेजमेंट होते हैं उनको क्या होता है, कुछ रिलीफ मिलता है, उनका वर्कलोड कम होता है और बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। डेवलप्स इनिशिएट एमंग सबऑर्डिनेट।
अब इससे क्या होता है, जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट हैं उनके अंदर एक इनिशिएट आता है, ठीक है, वो काम को अच्छे से करते हैं और क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, उनके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब हमने अपनी अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज डिवाइड करके, ठीक है, लोगों के बीच में क्या किया है, अपने मैनेजरियल टैलेंट को डेवलप किया है। एम्प्लॉयज़ के अंदर जो टैलेंट है वो क्या होगा, डेवलप्ड होगा, और फ्यूचर में आने वाली सिचुएशन में हम उसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स ग्रोथ, वही सेम पॉइंट। अगर क्या होगा, हम अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, मोटिवेट रहेंगे, और जो जिसको अथॉरिटी दी गई है वो अपने अदर इश्यूज़ पर वर्क कर पाएगा। नेक्स्ट आता है बेटर कंट्रोल, इससे क्या होगा, बेटर कंट्रोल। अब एक ही मैनेजर 50 एम्प्लॉयज़ को अगर क्या कर रहा है, उस पर कंट्रोल कर रहा है, तो अगर वो अपनी अथॉरिटी को क्या कर देगा, डिसेंट्रलाइज कर देगा, तो उसको कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। नेक्स्ट, तो हमारा चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग फिनिश होता है। आई होप कि आप सभी इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज मैंने सभी बच्चों की क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश की है, और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें कि मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करें, ठीक है, मेल का ज़्यादा यूज़ ना करें, अर्जेंट इमरजेंसी में उसका यूज़ करें, ठीक है। थैंक यू।